नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में आपको कैसे रणनीति बनानी है इसके बारे में भी बताते हैं। और आज अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, अगर आप जिस तरह की गिरावट नॉन एग्री मार्केट में दिख रही है, अगर आप फंस गए हैं तो आप हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन कोई भी सवाल भेजे बिना नाम और बिना शहर का नाम भेजे नहीं भेजे, और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही इस नंबर पर भेजे। और आज आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, बिटपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के, और साथ ही हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट और आनंद राठी के कमोडिटी एंड करेंसी के डायरेक्टर नवीन माथुर जी भी हैं। नवीन सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। सर, जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, नॉन एग्री मार्केट में, क्या हो रहा है, क्या वजह है? क्या फेड की कमेंट्री का ही अब तक असर है या कोई और भी वजह अब आ गई है? मुझे लगता है, धन्यवाद एक तो मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जो फेड की कमेंट्री है प्रेडोमिनेंटली वही निकल कर आ रही है। अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स हॉकिश कमेंट्स जो फेड ने दिए फ्राइडे को, वो इतना मार्केट डिस्काउंट मतलब कि नहीं करा हुआ था। तो जो हॉकिश कमेंट्स आए फ्राइडे को, तो मंडे ट्यूसडे से उसका इफेक्ट मार्केट्स में आया। तो डॉलर भी अप्रिशिएट करा। डॉलर इंडेक्स इज टचिंग 109 110 लेवल्स। सो एज आप जानते ही हम सब लोग कि अगर डॉलर बढ़ता है तो इन्वर्सली डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज नीचे आती हैं। तो वही इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है ओवरऑल कमोडिटी पैक में। दूसरी चिंता का जो कारण है वो चाइना का फैक्टर है। वहां पे फिर से कुछ सिटीज में लॉकडाउन करा गया है, कोविड के केसेस क्योंकि आए हैं। एंड चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी of the world, and commodity or base metals or industrial metals particularly, and even to large extent energy, crude oil and all, is dependent upon the global economy and particularly how the China economy plays out. So एक वो भी उसकी वजह से भी जो भाव है उसमें नरमी आ रही है, क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही है। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और इंडस्ट्रियल मेटल्स की इसीलिए डिमांड कम है क्योंकि लग रहा है लोगों की अगर हॉकिश कमेंट्स रहे सेंट्रल बैंक्स के, चाहे वो फेडरल रिजर्व है यूएस का या ईसीबी है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अगर ये मेजर इकोनॉमीज जहां पर हैं उनके सेंट्रल बैंकर्स ने हॉकिश कमेंट्स रखे और जो इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दरों की जो तेजी हो सकती है, मतलब कि जो 75-50 बेसिस पॉइंट्स मीटिंग में, 1-2 मीटिंग में बढ़ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है एक लिमिटेड पीरियड के लिए रिसेशन आए एडवांस्ड इकोनॉमी में। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी तक जो इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी थी, बहुत रोबस्ट नहीं हुई थी। पेंडेमिक के कारण काफी हद तक कंसर्न्स थे इकोनॉमी को लेके। और जब पेंडेमिक एक तरह से नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हुआ, सो द जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑन रशिया एंड यूक्रेन and current with the US, China and Taiwan issue is taking toll on the entire global economy, and therefore it looks like that the people are shying away to spend and consumption can be down. So overall, therefore, the trend remains slightly negative for the entire commodities. अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड भी तकरीबन $102-103 के लेवल पे था, और आज अगर आप देखें तो इट इज होवरिंग अराउंड $90 levels, $91. WTI is around $87. So I think overall trend therefore remains slightly negative. Sell on rise would be the strategy. राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। सर, चांदी, आपको क्या लगता है? जिस तरह की गिरावट हम चांदी में देख चुके हैं, मुझे लग रहा है कमोडिटी में सबसे ज़्यादा गिरावट यहाँ चांदी में ही आई है। चांदी किन स्तरों पे खरीदना चाहिए अगर किसी को लंबी अवधि का नजरिया रखना है तो? चांदी एक बहुत डायनेमिक कमोडिटी है विश्वमोहन जी। तो मुझे लगता है कि हमें जब तक वॉलेटिलिटी है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, देन डेफिनेटली यू कैन बाय से अराउंड 49-50,000 लेवल्स। अगर आप अभी बात करें तो तकरीबन जो सिल्वर का वायदा है दिसंबर का, वो तकरीबन 52,300 के आसपास चल रहा है। चांदी 70% और सो इज ऑल्सो यूज्ड
for electrical and mechanical uses in मतलब कि for various other factors too, apart from an artifact or precious metal. So मुझे लगता है इंडस्ट्रियल डिमांड क्योंकि मेटल्स की कम रहेगी तो चांदी पे भी वो इफेक्ट आ सकता है। तो स्ट्रैटेजी फॉर द डे मीडियम टर्म में हो सकता है 6 से 8 महीने के अंदर एक दोबारा से बेस बने 48-49,000 के लेवल का इंडिया में और उससे एक तेजी आए। बट आई एम नॉट सीइंग सिल्वर गोइंग बियॉन्ड 55,000 फॉर एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तकरीबन 52,600 के आसपास सेल करना चाहिए। विष्णु मोहन जी 53,200 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट तकरीबन 51,500 के देखे जा सकते हैं। जिंक काफी आज टूट चुकी है, जिंक पर आपका व्यू क्या होगा? 5.5% तक की गिरावट दिख रही है। I am sell on rise for gold, silver, crude, natural gas, copper, aluminium and even zinc. MCX सितंबर का वायदा जो है वो तकरीबन 296 के लेवल के आसपास सेल करना चाहिए। 293 चल रहा है। 300 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 290 के देखे जा सकते हैं। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ इन सभी काउंटर्स में नॉन एग्री मार्केट पर व्यू है। नवीन जी को लगता है कि आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया दर्शकों को कि क्या करना है आपको। जिस तरह की गिरावट है तो जिस तरह के ट्रेंड बदले हुए हैं, इससे ऐसे ट्रेंड में अभी फिलहाल बाइंग नहीं करे। जब कोई ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है तो वहाँ पर भी अब बिकवाली करके ही चले। चलिए आगे भी हमारे और भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी जानते हैं। रवि जी और बिटपन है। बिटपन, सबसे पहले आप बताइए, जिस तरह की गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में आप क्या सलाह दे रहे हैं? कई सारे हमारे पास सवाल हैं दर्शकों के जो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। अभी क्रिश कॉपर हमारे रेगुलर दर्शक है, 680 पे कॉपर की इनकी बाइंग है, अब 640 के आसपास आ गया है। ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं मेरे पास, बताइए क्या करें ऐसे दर्शक सर? देखिए फिलहाल एक सिनेरियो जो है, एक देखिए इंडिया में एक्चुअली देखिए तो इंडिया में जिस तरह से सेल ऑफ ग्लोबल पूरे एसेट क्लासेस में आ रहा है, इंडियन इक्विटीज में नहीं आ रहा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम ये जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है, जो क्रूड ऑयल हो या बेस मेटल हो या एनर्जी, मतलब जो भी पैक है, इस मोर ऑफ ए ग्लोबल इवेंट के हिसाब से चल रहा है। और इक्विटीज में जिस तरह से यूएस में सेल ऑफ आया है, यूरोप के कारण यूरोप में भी आया है। और ये मोरलेस जो जैक्सन होल में फेड का स्टेटमेंट था, हॉकीज मार्केट मान के चल रहा है, लेकिन मैं इतना नहीं मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ बताया है। कि अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा तब तक तो मुझे नहीं लग रहा है मार्केट में बड़ा कोई सुधार होने वाला है। इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा गोइंग फॉरवर्ड तब शायद एक सुधर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि इसे सेल ऑन राइज काइंड ऑफ ए मार्केट। और क्रूड ऑयल हो या कॉपर हो, कॉपर का शायद आपका 85-84 के आसपास, क्रूड ऑयल के आसपास शायद 85-84 में क्रूड ऑयल में थोड़ा बेस आउट बन सकता है, वहां पे थोड़ा मार्केट में प्रोबेबली स्टेबलाइज होता है। लेकिन बेस मेटल्स में देखिए, बेस मेटल में मैं कभी इतना ज्यादा बुलिश नहीं था। 685-80 के आसपास जो रेंज था, ये काफी क्रिटिकल रेंज में उनका लॉन्ग हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो उनको निकल जाना चाहिए। और कॉपर में देखिए अभी जिस तरह से मैं कॉपर का मार्केट देख रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए 640 के नीचे भी चल रहा है, 40 के आसपास चल रहा है कॉपर। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज जैसा, जैसे कि नवीन सर ने बताया था कि इसे सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कॉपर का एक रेंज देख रहा हूँ 630-628। अगर ये रेंज थोड़ा होल्ड कर लेता है तो कॉपर में प्रोबेबली एक बाउंस बैक या पुल बैक आ सकता है कॉपर, क्योंकि इतना सेल ऑफ कॉपर में नहीं है। लेकिन सिल्वर का अगर मैं देखता हूँ तो सिल्वर में देखिए कोई भी पुल बैक आता है सोल्ड ऑफ होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कॉपर में, सिल्वर में हम लोग बॉटम फिशिंग करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। और सिल्वर कभी परफॉर्म नहीं कर रहा था एज ए प्रीशियस मेटल। सिल्वर का कभी परफॉर्मेंस इतना स्ट्रांग नहीं था कंपेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर में भी वही सिनेरियो है गोइंग फॉरवर्ड। शायद प्रोबेबली मार्केट अभी सेल ऑन राइज जैसा मार्केट बना हुआ है, और जो कॉमेक्स सिल्वर है उसने भी काफी क्रिटिकल लेवल नीचे तोड़ दिया है। तो सिल्वर में शायद थोड़ा नीचे रहेगा मार्केट, और प्रोबेबली अभी जो सिल्वर है 52,000 के नीचे मार्केट उसके आसपास है, तो प्रोबेबली 51,300, 50,500 ये सब लेवल पहुंच सकता है। इंट्राडे में वही सिनेरियो है जो नवीन जी ने भी बताया था, 52,600-700 के आसपास कोई पुल बैक आता है, इंट्राडे में सेल करना है, और 53,200 के ऊपर मार्केट को स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि जब ये इन्फ्लेशन का डेटा आएगा तब तक तो काफी वोलेटिलिटी रहेगा, डाउनसाइड भी पॉसिबिलिटीज है, और थोड़ा और डाउनसाइड है यहाँ पे मार्केट में। नहीं बोल सकता कि डाउनसाइड नहीं है, डाउनसाइड है, और लेकिन थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए टाइम लगेगा। इक्विटीज में जिस तरह सेल ऑफ है प्रोबेबली इसको थोड़ा थम होना पड़ेगा तभी से आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज मार्केट। जो उनकी बाइंग है उनके लिए क्या स्टॉप लॉस लगा के रखे, क्योंकि नुकसान तो काफी हो चुका है, 20 लॉट उनके पास है।
628 का अभी जो सपोर्ट है उसके नीचे लगाना चाहिए और इंट्राडे में थोड़ा ऊपर में सेल अप बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए 628 पोजिशनल पर्सपेक्टिव में उनको देखना है तो उनको रखिए और नेक्स्ट टाइम में थोड़ा केयरफुल कीजिए कि 680 में जब आप बाय करते तो आपको 5-10 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए। तो उनको काफी ऊपर लेवल में बाय करने के बाद उनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। तो फिलहाल के अभी 628 का मेरा स्टॉप लॉस इंटरिम है। अगर वो टूट जाता है उसके नीचे सस्टेन करता है तो शायद कॉपर में काफी सेल ऑफ आ जाएगा, 550 भी हो सकता है। ओके, चलिए अब रवि जी आपका व्यू क्या है इस जिस तरह की गिरावट दिख रही है, ऐसे गिरावट में आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? ऑलरेडी नवीन जी ने और आगे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने डिस्कशन कर लिया उस पर। तो बेसिकली फंडामेंटल वही है, जो डॉलर इंडेक्स है उसकी जो बढ़त है ग्लोबली यूके बॉन्ड यील्ड से वो अपने 12 साल के हाई पे है। यूरोप में भी काफी बॉन्ड यील्ड बढ़ी है एंड जो एस्टिमेट था कल तक कि 50% लोग ऐसा मान रहे थे कि यूरोप में नेक्स्ट जो पॉलिसी नेक्स्ट वीक आने वाले उसमें 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होगा, उससे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ के आज 80% के करीब आ चुके हैं। मींस के 75 बेसिस पॉइंट ईसीबी, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड या फेडरल रिजर्व भी है। तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत डविश ट्रेड मेटल्स हो या बुलियन हो उसमें देखा जा सकता है। अगर 680 के बाय है, आपने जो क्वेश्चन पहले भी पूछा था, इसमें आप कोई भी उछाल मिले 650, 655 कोई भी लेवल मिले तो अपने लेवल के लिए वेट नहीं करना है, एक बार वहां से एग्जिट करना है। मुझे ट्रेंड वीक लग रहा है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तीनों में थोड़ा बहुत यहाँ पे बिग वाली का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जब तक डॉलर इंडेक्स के सवाल है, अगर ईसीबी ने ये नेक्स्ट वीक एग्रेसिव स्टेप लिया तो वो 110 के ऊपर भी जा सकता है। तो जिसका मतलब है कि प्राइसेस में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का ट्रेंड डिमांड कंसर्न की वजह से बनेगा। चलिए फटाफट से दर्शकों के और भी सवाल लेते हैं। कई दर्शक हैं। हीरालाल राजसमंद से है, नेचुरल गैस इन्होंने 709 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है, जानना चाह रहे हैं क्या करें और चांदी किस भाव पर खरीदे। नेचुरल गैस में क्या सही कॉल के साथ बैठे हैं क्या? बिटपन 709 पर शॉर्ट है और चांदी में एंट्री करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, किस भाव पे खरीदे? पहले तो नेचुरल गैस का उनका जो शॉर्ट पोजीशन है, नेचुरल गैस में उतना ज्यादा सेल ऑफ नहीं है और नेचुरल गैस में आज का जो इंट्राडे हाई है 730 का, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा उनका। और नेचुरल गैस में जिस तरह से कमोडिटीज में प्रेशर है, शायद एक बार 705, 705 या 700 तक पहुंच सकता है, तो वहां पे निकल जाइए। और सिल्वर में अभी तक जहां तक रिवर्सल नहीं दिख रहा है मार्केट में, तब तक बाय करना थोड़ा सा प्री अटेम्प्ट ही होगा, जिस तरह से हम लोग पहले से ट्राई कर रहे हैं कि नीचे लेवल ढूंढ रहे हैं। जब तक मार्केट रिवर्सल नहीं होता है तो मैं नीचे बॉटम आउट देख रहा हूँ 50,500 के आसपास। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेस बन सकता है, वहां पे थोड़ा देखेंगे। अगर रिवर्सल बनता है तभी हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। इंट्राडे में थोड़ा आज बाय नहीं है, थोड़ा पुल बैक में सेल ही है। राज हैं राजस्थान से, सितंबर में चांदी की चाल कैसी रहेगी जानना चाह रहे हैं। रवि जी, सितंबर में चांदी किस तरह की चाल दिखाएगी और किसी को खरीदना है तो किन लेवल पे खरीदे? मुझे लग रहा है जब तक ये तीनों सेंट्रल बैंकर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी एंड फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं करते, तब तक चांदी में थोड़ा बहुत प्रभाव नेगेटिव साइड का होगा। पर जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपको सेकंड हाफ में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग गोल्ड सिल्वर दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि प्राइसेस ये डिस्काउंट करके चलता है। तो इनिशियली जो ये फर्स्ट हाफ में 50,000 के करीब के लेवल सिल्वर एंड गोल्ड में अगर आपको 49,500 का लेवल मिले तो आपको एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना है। इमीडिएटली इंट्राडे मेरा व्यू डविश है, वीकनेस के साइड में ज्यादा प्रेफर करूंगा। 52,580 पे अगर नया कॉल लेना है तो सेल का कॉल ले सकते हैं 51,700 के टारगेट के लिए, 50,820 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर दोनों साइड की मोमेंटम होगी। फर्स्ट 15 दिन में मुझे वीकनेस दिख रही है। ओके, लगातार सिर्फ चांदी के सवाल आ रहे हैं। इसके बंसल ग्वालियर से चांदी 57,000 रुपए पे खरीद रखा है इन्होंने। रवि जी क्या करें? 57,000 की बाइंग है। होल्ड करें, अभी यहाँ निकलना मुझे लग रहा है कि ये बेटर होगा कि आप होल्ड करें। निकलना ये लेवल पे ठीक नहीं होगा, आपको कुछ उछाल सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी 51,500 700 एक अच्छा सपोर्ट बेस है, वो ध्यान में रख के आप होल्ड कर सकते हैं। सेकंड हाफ में अगर थोड़ा बहुत आपका नजरिया एक महीने का है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेकंड हाफ में फिर से 55 से 55,500 तक के लेवल चांदी दिखा सकती है। भी चांदी पे ही रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से, सिल्वर मिनी के 2 लॉट हैं इनके पास, 55,450 रुपए में इन्होंने बाई कर रखा है। अब जानना चाह रहे हैं कि रखें या निकल जाए, क्या करना चाहिए बिटपन?
देखिए फिलहाल को जो सिल्वर में थोड़ा सेटअप निगेटिव में रह सकता है, लेकिन एक चीज भी है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो मेन जो सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट है उसके आसपास और यहाँ से 1,100 पॉइंट के आस 1,100 पॉइंट्स का एक और मोर डाउन साइड है। वहां से शायद प्रोबेबली मार्केट का एक लेग कंप्लीट हो सकता है, प्रोबेबली एक चांस ले सकते हैं वहां तक होल्ड करने का। पुल बैक यहाँ से अगर आता है मार्केट रिकवर होने के लिए तो प्रोबेबली 54,000 55% तक जा सकता है, पुल बैक ही होगा। तो मेरे हिसाब से नीचे लेवल के आसपास थोड़ा देखें, अगर वहां पे रिकवरी होता है तो फिलहाल के लिए तो मैं एग्जिट नहीं बनूंगा, मिनी कॉन्ट्रैक्ट है और वहां पे नीचे से थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा पुल बैक के लिए फिलहाल के लिए थोड़ा होल्ड रखें। अगले दर्शक है मंटू सोनी हैं नबी नगर से। इनका सवाल है 7,000 स्ट्राइक की क्रूड इन्होंने खरीद रखी है 380 रुपए के प्रीमियम पे। क्या करना चाहिए इनको, होल्ड करें या निकल जाए रवि जी? आई थिंक अगर आपने कॉल ऑप्शन से काम किया है 7,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर बाय किया है तो होल्ड करे। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ये रुक सकते हैं। 5 तारीख को मींस के मंडे को जब ओपेक प्लस की मीटिंग है उसमें आप एक बार वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मीटिंग के बाद क्रूड में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, तो आई थिंक अगर आपका कॉल ऑप्शन है तो रिस्क भी लिमिटेड है, तो आप ये लेवल पे रुक सकते हैं। मुझे ज्यादा वीकनेस यहाँ से 6900 बिलो नहीं दिख रहे। शॉर्ट टर्म थोड़ा फ्यूचर वॉलेटाइल हो सकता है, हालांकि ऑप्शन में अपर साइड आपको मुझे लग रहा है कि आपके लेवल्स के ऊपर एक बार 101 रुपए का प्रॉफिट ओपेक मीटिंग के बाद हो सकता है, तो 6 तारीख तक रुके। 6 तारीख तक रुके जैसा रवि जी कह रहे हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड पर जाना चाह रहे हैं इंट्राडे के लिए, क्या करें इंट्राडे में बिटकॉइन? हाँ, गोल्ड में थोड़ा सा डाउन साइड लिमिटेड है कंपेयर टू ये 50,000 का जो लेवल है वो शायद 49,800 टू 50,000 लेवल के आसपास गोल्ड शायद स्टेबलाइज करे और वहां पे शायद वो बॉटम ऑफ द रेंज होगा। जिस तरह से सिल्वर में डाउन साइड है लेकिन उस तरह से गोल्ड में प्रोबेबली नहीं है, तो मुझे लग रहा है 50,000 के आसपास से बाउंस बैक पॉसिबल है। वहां पे लॉन्ग ले सकते हैं 50,400 टू 500 तक, तो स्टॉप लॉस रहेगा 49,800 के नीचे। चांदी के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं बिटकॉइन। एक सवाल किशन नासिक का है, वो सिल्वर उन्होंने 53,300 रुपये में दिसंबर एक्सपायरी बाई कर रखी है, क्या होल्ड करें? इनके ऊपर भाव आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो नहीं रहा है, 53,000 के बेहद करीबी है भाव। देखिए फिलहाल के लिए अगर उनको मैं वही मान के चल रहा हूँ, देखिए थोड़ा पुल बैक इंट्राडे में आता है तो निकल जाएगा, इंट्राडे में पुल बैक पॉसिबल है और जो आज का लो है प्रोबेबली उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका देखिए रिस्क एपेटाइट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आपकी कितना रिस्क एपेटाइट है। अगर मैं मान के चल रहा कि थोड़ा पुल बैक आ सकता है लेकिन यहाँ से और डाउन साइड भी है, थोड़ा इंट्राडे में पुल बैक आ जाता है तो निकलना मेरा हिसाब से बेटर रहेगा। फिर थोड़ा सा जब रिवर्सल होगा मार्केट में तब वहां से एंट्री कीजिएगा, दैट विल बी बेटर आइडिया। ओके, और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है जो 5 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। जो दिसंबर का वायदा है सिल्वर का वो 52,400 रुपये के आसपास है और उनके किशन जी के जो बाइंग प्राइस है उसे 1,000 रुपये नीचे। तो देख लीजिए, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो वेट करें, नहीं तो निकल जाएं, पुल बैक में निकलने की कोशिश करें। संजय यादव हैं राजस्थान से, अलवर से, सरसों में आगे क्या रहेगा इनका सवाल था। क्या 7,000 वाले भाव फिर से देखने को मिल सकते हैं क्या? आप क्या मस्टर्ड ट्रैक करते हैं क्या? वायदा में तो अभी ट्रेड हो नहीं रहा है रवि जी, क्या लग रहा है 7,000 दिखेगा क्या मस्टर्ड में? जरूर से वायदा अभी है नहीं, बट फिर भी मैं स्पोर्ट वाइज उसको ट्रैक करता हूँ एडिबल ऑयल पैक को, तो आई थिंक मस्टर्ड भी उसमें आ जाता है। तो मस्टर्ड में मुझे लग रहा है कि 7,000 के लेवल की पॉसिबिलिटीज कंपेरेटिव कम है, क्योंकि जैसे ही सोइंग सीजन स्टार्ट होगी रबी क्रॉप की, वहां पे एक बम्पर सोइंग की एक्सपेक्टेशन है। तो अभी ये फेस्टिविटी के उछाल से थोड़ा बहुत क्रूड पाम ऑयल है, साथ में सोया ऑयल है, सरसों तेल है, उसमें एक इजाफा देखने को मिला है, बट 6,900 के करीब भी मिलता है, क्योंकि अभी प्राइसेस आपके जो टारगेट लेवल है उससे 200 पॉइंट नीचे स्पॉट में चल रहे हैं, तो 6,900 भी मिल जाता है, तो वहां पे एक बार एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए। मुझे प्राइसेस ये सीजन में 6,000 तक दिख रहे हैं, तो ये अभी 6,700 6,750 चल रहा है, तो कुछ भी उछाल 100-150 पॉइंट का मिले तो एक बार स्पॉट में से एग्जिट कर लेना चाहिए। मेरे साथ अब अमित खरे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अमित जी, सबसे पहला मैं दर्शकों के सवाल के साथ शुरुआत करूंगा। वो ग्वार पर जाना चाह रहे हैं, पवन है हिसार से। ग्वार का फिजिकल मार्केट के बारे में जानना चाहिए कि कैसा है और ग्वार का दायरा अगले कुछ महीने तक किस तरह का रह सकता है। जी मितुंजय भाई, थैंक यू। ग्वार सीट में मितुंजय भाई हम देख रहे हैं कि 6,500 6,700 वैसे मोहन जी सॉरी 6,500 6,700 के इस तरह से एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली।
प्राइस नीचे में 4500 रुपए के आसपास तक टेस्ट हुए। अब निचले स्तरों से इसमें एक अच्छी रिकवरी है। अभी आने वाले महीनों के लिए अभी 10 से 15 दिन सितंबर ग्वार सीड सितंबर का जो महीना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इस मंथ में एक बारिश होती है तो ग्वार की फसल को काफी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि अभी रिसेंट में बारिश काफी अच्छी हुई है ऑलरेडी राजस्थान में। तो अगर इस 15 से 20 दिनों में एक बारिश होती है तो ग्वार की फसल को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वहीं पे लेकिन अगर बारिश की कमी पाई जाती है तो फसल को थोड़ा सा नुकसान होगा। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है सितंबर वायदा ग्वार सीड अभी ऑलरेडी 5% अप है। तो अगर इनको करेक्शन मिलता है 1 से 2 दिनों में 4750 4800 के आसपास का, तो इनको यहाँ पे फ्रेश खरीदारी का ट्रेड में रिकमेंड करूंगा। ऊपर में मेरे को लगता है कि 5000-5100 तक के भाव इनको जल्दी देखने को मिलेंगे, और नीचे में 4660 रुपए के नीचे का इनका एक स्टॉप लॉस रहेगा। जी विस्मन जी, मसालों को लेकर क्या आउटलुक है? कोरिएंडर आज काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, हालांकि बाकी में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, और जीरे में तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी है। तब मसालों में कोई टॉपिक है आपकी? मसाले में मेरा विश्वमोहन जी एक ट्रेड जो है वो टीएमसी का है। टीएमसी अभी सितंबर 7150 के आसपास एक बिकवाली का ट्रेड मैंने बनाया है, तो 7150 के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए। इसका टारगेट रहेगा 2 से 3 दिनों का 6850 का, और 7340 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है। वहीं पे अगर हम जीरे की बात करें तो 25250 के आसपास अगर सितंबर वायदा जीरा विश्वमोहन जी मिलता है तो इसमें एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 24,650 रुपए का इसका एक टारगेट है, और 25,660 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस है। वहीं पे अगर धनिया की बात करें तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी धनिया है उनको मैं 11,900 12,000 की रेंज में एक मुनाफा वसूली का सजेशन दूंगा। जी विस्मन जी। ओके, शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और तमाम कॉल्स दिए। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। मोहित गर्ग हैं, क्रूड इन्होंने खरीदा है 7070 के भाव पर, बिटकॉइन क्या करें? देखिए 7070 का जो लेवल है वहां पे मैं एक्चुअली शॉर्ट सोच रहा था, लेकिन इंट्राडे के लिए देखिए इंट्राडे का थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन क्रूड में बड़ा गिरावट नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी फिलहाल के लिए जिस तरह से सेल ऑफ है थोड़ा शायद डाउनवर्ड रह सकता है मूवमेंट, 6900 6850 ये सब लेवल हो सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा क्रूड बेस आउट बना सकता है, तो वहां से रिकवर। लेकिन इंट्राडे के परस्पेक्टिव से मुझे सेल ऑन राइज दिखा है। अगर इनका ट्रेडिंग परस्पेक्टिव अगर उनको होल्डिंग परस्पेक्टिव पे है तो मेरे हिसाब से तो उनको रख सकते, थोड़ा नीचे मिलेगा 60-100 के नीचे। लेकिन अगर इंट्राडे में अगर देखना है तो मेरे हिसाब से उनका जो बाइंग लेवल है प्रॉब्ली वहां पे एक बार इंट्राडे में एग्जिट कर लेंगे तो वहां पे प्रॉब्ली वहां से शॉर्ट ही बनेगा मार्केट में। नहीं तो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। आपको इंट्राडे में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है दिन के नीचे 6950 के नीचे, तो इंट्राडे के लिए पर्सपेक्टिव का। तो ओवरऑल आज का व्यू थोड़ा सा इंट्राडे में डाउन साइड का है, लेकिन आपको होल्डिंग पर्सपेक्टिव में रखना है तो आप थोड़ा सा इसको रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा गोइंग फॉरवर्ड इसमें रिकवरी आ सकता है। महावीर हैं बेंगलुरु से अगले कॉलर, 15 दिनों में चांदी 48,000 के तक आ सकती है क्या रवि जी? हाँ, चांसेस काफी कम है कि वो 50 के नीचे स्टेबल हो। तो आई थिंक अगर 48 का वेट ना करें, 50 के करीब मिल जाता है तो आप 15 दिनों में कभी भी ये ट्रेड मिले तो 50 के करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां तक प्राइसेस आने चाहिए, तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो तब गोल्ड सिल्वर रेशियो 1 के लेवल के करीब पहुंच चुका होगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि उसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। जैसे ही फेड की मीटिंग, ECB की मीटिंग खत्म होगी, आपको फिर से 53,000 54,000 तक की रिकवरी मिलेगी। तो मैं 48 एक्सपेक्ट ये लेवल पे, ये फंडामेंटल पे नहीं कर रहा। अगर डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज है, जिसके चांसेस बिफोर मीटिंग कम दिख रहे हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, खैर रमेश दिल्ली का ले लेते हैं। चांदी पर ही ये भी व्यू जानना चाह रहे थे। चांदी में इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे रमेश जी को आप बिटकॉइन? चांदी में तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मेरा जो कॉल है 52,600 के आसपास शॉर्टिंग बनेगा, 53,000 के ऊपर स्टॉप लॉस, 51,700 51,500 आप टारगेट देख सकता है। ओके, चलिए अब एक और दर्शक है, ये ग्वार का रेंज जानना चाह रहे हैं, तो ग्वार का रेंज आपको क्या दिख रहा है रवि जी? गोवर में अपर साइड मेरा मानना है कि 5,000 तक का लेवल है, वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस गोवर सीड में, और गम में 9,500 तक का लेवल एक रेजिस्टेंस के दौर पे काम कर सकता है। अगर आपको 5,000 के लेवल के करीब एक बार गोवर सीड मिल जाए और आपका ऑलरेडी बाय है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि इस टाइम क्रॉप काफी अच्छा है। तो आई थिंक इसका रेजिस्टेंस 5,000 के ऊपर बना रहेगा। तो ये रिकवरी में 5,000 तक के लेवल के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तब तक रुके 5,000 के करीब एक बार गोवर सीड में अगर बाइंग साइड के पोजीशन है तो वहां पे आपको
आपकी पोजीशन है वो आपको अनवाइंडिंग कर लेनी है। अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो 5000 के लेवल एज ए स्टॉप लॉस ध्यान में रख के आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ब्रॉडर रेंज में 4500 से लेके 5000 तक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार। ET Now